नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सयाहों के लिए नहीं खुले गिलगित बल्तिस्तान के सयाहती मकामात। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर पर जोर शोर से मंडरा रहा है कोरोना वायरस का खतरा, लेकिन बेफिक्र है हुक्मरान। और सयाहों के लिए खुलने को तैयार है कदीमी मुगल गार्डन। गिलगित बल्तिस्तान सयाहत के लिहाज से काफी बेहतरीन और खूबसूरत इलाका है। यहाँ सयाहत को फरोग दिया जाए तो ये इलाका स्विट्जरलैंड को भी पीछे छोड़ सकता है। यहाँ के खूबसूरत हसीन वादियों को जी भर कर देखने की हसरत लाखों लोगों के दिलों में है, लेकिन कोरोना के सबब यहाँ सयाह नहीं आ रहे हैं। अब जबकि इस्लामाबाद हुकूमत ने तमाम तर सयाहती इलाकों को खोलने का ऐलान कर दिया है, तब भी गिलगित बल्तिस्तान में सयाहों को आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इस मनमाने फैसले से होटल कारोबारी काफी मायूस है। उनका कहना है कि पाकिस्तान ने इस इलाके की तामीर और तरक्की और सयाहत के हवाले से कोई भी काम नहीं किया। अगर कुछ किया भी तो सिर्फ रोड़े अटकाने का काम, और वो कोरोना के इस दौर में भी देखने को मिल रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में सियाहती मकामात की कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो हुकूमत की तरफ से तवज्जो दिए जाने की। चाहे पाकिस्तानी हुकूमत हो या मकामी, इन दोनों को ही इस इलाके की फलाह बहबूद और तरक्की से कोई सरोकार नहीं है। मतलब है तो सिर्फ अपने जाती मफादात पूरे करने से। नहीं तो क्या वजह है कि जो इलाका हद से ज्यादा खूबसूरत है, जहां सयाह आने चाहिए, वहां कोरोना के खतरे की वजह से सयाहों को आने की इजाजत नहीं दी जा रही है, जबकि पाकिस्तान के सूबों को सियाहती लिहाज से खोल दिया गया है। ऐसे में मकामी होटल कारोबारी काफी मायूस नजर आ रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान चूंकि कुदरती लिहाज से सयाहत का मालामाल खत्ता है, इस इलाके में हर साल जो है हज़ारों की तादाद में मुल्की और गैर मुल्की कोह पैमा और सयाह जो है इस इलाके की हसीन वादियों का, बर्फपोश पहाड़ों का नज़ारा करने आते हैं। लेकिन बदकिस्मती से रवां साल कोविड-19 की वजह से जो है सयाहत का शोबा बुरी तरह मुतासिर है। तमाम पिकनिक पॉइंट्स पर जो है के अलावा टूरिस्ट पॉइंट भी जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। यहाँ कोई सयाह नहीं आ रहा, जिसकी वजह से मुकामी लोग परेशान है। गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर इलाके इतने खूबसूरत हैं, मानो जन्नत का कोई टुकड़ा हो, लेकिन फिर भी इस जन्नत में अक्सर वीरानी छाई रहती है। इसकी वजह है इस इलाके का पूरी तरह से पाकिस्तान के रहमो करम पर टिके होना। पाकिस्तान इस इलाके से पहले ही टैक्स के तौर पर करोड़ों अरबों रुपए वसूलता है और बदले में इस इलाके को ग्रांट के रूप में थोड़ी सी रकम देता है। ऐसे में इतने बड़े इस इलाके को भला कैसे डेवलप किया जा सकता है? यहाँ टूरिज्म बढ़ेगा तो कारोबार में भी इजाफा होगा और नौकरियों में भी, लेकिन पाकिस्तान ऐसा चाहता ही नहीं। तभी तो यहाँ सयाहों को आने से रोका जा रहा है। नहीं तो भला क्या वजह है कि जब खैबर पख्तूनख्वा में सयाह आ सकते हैं तो भला गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि कोरोना वायरस तो दोनों ही जगहों पर मौजूद है। KPK के वज़ीर-ए-आला ने सूबे के तमाम सयाहती मुकामात को ओपन किया है। सयाह जो है वो KPK में दाखिल होना शुरू हो गए हैं, जो कि हुकूमती SOPs के तहत जो है ये सयाह जो है KPK आज़ाद कश्मीर और मुल्क के दीगर हिस्सों में का रुख कर रहे हैं। मगर बदकिस्मती से खित्ता गिलगित बल्तिस्तान में जो है न सूबाई हुकूमत की तरफ से ताहाल कोई SOP सामने आया है और न सूबाई हुकूमत की जानिब से जो है सयाहत को बहाल करने के लिए कोई अब तक जो है इक़दाम नज़र नहीं आ रहा। गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत को फरोग देने के लिए कोई इक़दाम नहीं उठाए जाते। सियाहती शोबा हुकूमत की बेतवज्जही का शिकार है, जबकि यहाँ पर बड़ी तादाद में सयाह आ सकते हैं। मकामी लोगों का कहना है कि जो लोग शोबाए सियाहत से किसी भी तरह वाबस्ता हैं, उन्हें हुकूमत की तरफ से कोई मुआशी पैकेज दिया जाना चाहिए। हुकूमत को कुछ रकम लोगों के बैंक खातों में डालनी चाहिए। आसान शर्तों के साथ उन्हें कर्ज देना चाहिए, लेकिन हुकूमत ऐसा कुछ भी करने में नाकाम रही है। मौसम गर्मा का जून महीना सयाहत के लिहाज से पूरे 12 महीनों में
सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड पड़ने की वजह से यहाँ सर्दियों के दौरान सयाह नहीं आते हैं। अप्रैल और मई का महीना पहले ही निकल चुका है और अगर ये महीना भी इनके हाथ से फिसल गया तो फिर बेशतर होटलों को हमेशा के लिए बंद करने की नौबत आ सकती है। इस साल कोरोना की वजह से ये शोबा बहुत ही मुतासिर हो चुका है, तो अभी तकरीबन लोगों ने सयाहत के हवाले से, क्योंकि खूबसूरत यहाँ पर जगह थे, लोगों ने होटल इंडस्ट्री पे ज़्यादा पैसे लगा के होटल्स बनाए, लेकिन अभी कोरोना की वजह से मुतासिर होने की वजह से अभी लोग परेशान हैं। तो इसलिए हुकूमत से हमारा मुतालिबा है कि इससे मुतासिर जितने भी अफराद हैं उनको मतलब बिला सूद कर्जे मुहैया करके ये इंडस्ट्री जो मुतासिर हो गई है उनको मज़ीद फ़आल करे। अगर गलती पाकिस्तान हुकूमत की है तो मकामी हुकूमत और महकमाए सियाहत भी कोई छोटे गुनहगार नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के सियाहती महकमे की वेबसाइट पर भी नए सियाहती मकामात और वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है, इससे मुतालिक जानकारी का फुकदान है। सियाहती महकमा अपना किरदार हरगिज नहीं निभा रहा, जबकि अगर तवज्जो दी जाए तो इस इलाके में सियाहत का सितारा चमक सकता है। यहाँ के रास्ते काफी खराब हैं और पाकिस्तान के शहरों से यहाँ तक पहुँचने में पूरा दिन निकल जाता है, और अगर पहुँच भी गए तो रहने खाने घूमने से मुताल्लिक दर्जनों मुश्किलें मुंह बाए इंतजार में बैठी रहती हैं। ऐसे में सिर्फ कोरोना ही नहीं बल्कि मकामी हालात भी शोबाए सियाहत की बदहाली के लिए जिम्मेदार हैं। अगर SOPs को हम फॉलो कर लें तो बिल्कुल ये मेरे ख्याल में ये जायज़ होगा और स्टेबल होगा कि हम होटल इंडस्ट्रीज़ को फॉलो कर लें। अगर इसको हम ना कर लें तो इसके भी मनफी असरात पूरी कम्युनिटी पे जो कि इस पे मुनहसर कर लेते हैं तो उनको पे भी बुरे असरात आ सकते हैं। तो SOPs को अगर हम फॉलो कर लें तो ज़रूर हम होटल इंडस्ट्रीज़ को ऑपरेशनल कर सकते हैं। पूरे गिलगित बल्तिस्तान में कल कारखाने तो हैं नहीं, निजी सन्नत का भी नामो निशान नहीं है और नौकरियां गिने चुने किस्मत वालों को मिलती हैं। ऐसे में ले देकर काफी ज्यादा लोग सियाहत के कारोबार से मुंसलिक होने लगे। इसमें मौके काफी ज्यादा थे, इसलिए जिनके पास थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी उन्होंने या तो होटल बनवा लिए या फिर रेस्टोरेंट खोल लिया। बहुत से लोगों ने सयाहों को घुमाने फिराने के लिए गाड़ियां खरीद ली, लेकिन कोरोना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब जबकि कोरोना के बावजूद पाकिस्तान के सयाहती मकाम खोल दिए गए हैं, तब भी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को अभी मजीद इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन इंतजार का ये लम्हा कितने अरसे का होगा ये बताने को कोई भी राजी नहीं है। कश्मीर के बारे में न जाने कितने शायरों ने लिखा है, मगर जो भी लिखा गया वो हमेशा कश्मीर की खूबसूरती के लिए कम ही लगता है। इसी तनाजुर में ये शेर सबसे मशहूर हुआ कि गर फिरदौस बरुए जमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त। अगर जमीन पर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। जन्नत नजीर कश्मीर की शुहरा आफाक मुगल गार्डन, जहां हर तरफ खिले फूल और निखरे पौधे, जिसे देखने के बाद ही इनकी खूबसूरती का एहसास किया जा सकता है। कतारों में खड़े सीढ़ीदार दरख्त, जिसे देखने के बाद ऐसा महसूस होता है जैसे बन सवर के दोषी जाए या फिर जन्नत की हूरे गीत गाने के लिए सफ बांध चुकी हों। ये कदीम गार्डन एक बार फिर से सयाहों के लिए खुलने को तैयार है। खुदा ने जम्मू कश्मीर को ऐसे कुदरती हुस्न से नवाजा है कि जो दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो अपने जानिब मबजूल कर लेती है। ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, वादियों के बीच में बहती झीलें, झाड़ियों से भरे जंगलात, फूलों से घिरी पगडंडियाँ, ऐसा लगता है जैसे ये एक ख्वाबों की दुनिया हो जो हर मौसम में अपना रंग बदलता रहता है। जन्नत नजीर ये वादी बर्फ पोश चोटियों, दरियाओं, झीलों, आबशारों और जंगलात समेत दीगर दिलफरेब मनाजिर और कुदरती वसाइल से माला माल है। यही वजह है कि यहाँ का मशहूर मुगल गार्डन लॉकडाउन के बाद एक बार फिर से सयाहों के लिए खुलने को तैयार है।
जो मुगल गार्डन्स है ये हेरिटेज गार्डन तो है ही, तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो मुगल गार्डन्स हैं पर्टिकुलरली निशात, चश्मे-शाही और परी महल जो है तो ये यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में भी है, इसलिए इनकी मेंटेनेंस रेस्ट ऑफ द गार्डन्स एंड पार्क से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस इम्पोर्टेंस को ख्याल में रखते हुए हमने पहले भी जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज़ थी, ये पहले जो कोविड लॉकडाउन था उनमें थोड़ी रेस्टोरेशन की थी, तो अभी जो कि लॉकडाउन ईज आउट हो रहा है तो हमने रेस्टोरेशन एक्टिविटीज़ जो अपनी हैं जैसे गार्डनिंग में हुई, ब्रश कटिंग वगैरह, तो ये स्टार्ट की है। सब्जे और फूलों से लहलहाती हसीन और जमील वादी, पहाड़ों की खूबसूरती में लिपटी पुरकशिश झीलें, मौसमों के दिलकश नज़ारे और फूलों की नेमतों से मालामाल इस वादी कश्मीर को जन्नत कहने पर मजबूर करती हैं। ये वादी कश्मीर जिसे फूलों का मस्कन भी कहा जाता है, यहाँ हर मौसम में और हर किस्म के फूल कुछ इस तरह महक उठते हैं कि सारी वादी एक गुलदस्ते नायाब नजर आने लगती है। हम हमेशा साफ शफाफ रखते हैं। यहाँ पर जरासीम या बैक्टीरिया कोई चीज़ का कोई खतरा नहीं है। यहाँ पर लोग आसानी से आ सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंस होना चाहिए। बाकी हम यहाँ पर हर वक्त आते हैं, काम करते हैं, काम में मसरूफ़ होते रहते हैं, और हम अपने अफसरों या अपने डिपार्टमेंट का बहुत शुक्रिया करते हैं जो दोष बदोश हमारे हर रोज़ खड़े होते हैं काम कराने में या सफाई रखने में या बाग को मेंटेन करने में। डल झील के पूरब में वाक़े कदीम गार्डन अभी भी अच्छी तरह से अपने सीढ़ीदार दरख्तों, मैपल के पेड़, ताज़ा फव्वारे और फूल खिलने के साथ रखा जाता है। यही वजह है कि पूरी गार्डन की साफ सफाई, फूलों की देखभाल और वक्त पर पौधों को पानी देना, ये तमाम काम लॉकडाउन के दौरान भी जारी थे, ताकि इस मुगल बागात की खूबसूरती बरकरार रह सके और ज्यादा से ज्यादा सयाहों को ये दिलकश वादियां अपनी जानिब मुतवज्जो कर सकें। अब लॉकडाउन में नरमी हो रही है, लोग भी आने लगे हैं, बहुत से लोग तंग भी कर रहे हैं क्योंकि अभी खुला नहीं। बहुत से लोगों ने तंग भी किया, कल यहाँ छोड़ दो, लेकिन अभी हमारी अथॉरिटी नहीं है कि हम खुला रखेंगे। हम शुक्रगुजार है डिपार्टमेंट के भी। डिपार्टमेंट ने हमेशा काम अच्छा किया, सफाई सुथराई अच्छी रखी, क्योंकि अगर खुलने वाला भी होगा गार्डन तो सफाई जब देखेंगे टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा आने लगेंगे। कश्मीर अपनी जिंदा दिली, तहजीब और तमद्दुन और रंगारंग सकाफत के लिए मशहूर है। यही वजह है कि मरकजी हुकूमत वादी के फनो सकाफत को महफूज करने के लिए और इस तारीखी मुगल गार्डन को आलमी सकाफती विरसे में शामिल करने के लिए मुसलसल कोशिशां दिखाई दे रही है, क्योंकि मुगल गार्डन में कुदरती और सकाफती विरासत मौजूद है जो इसे यूनेस्को की आलमी सकाफती विरसे में शामिल करवा सकती है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। कामरान वजीर ने ट्वीट किया है कि हम पुलिस के खिलाफ नहीं हैं, हम तशद्दुद के खिलाफ हैं। आम आदमी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। अमजद अयूब मिर्जा ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान के शहरी बाबा जान को 70 साल कैद की सजा सुनाई गई है। हम उनके लिए इंसाफ मांग रहे हैं। जम्मू लिंक्स न्यूज ने ट्वीट किया है कि कोविड-19 की वजह से पैदा हुए हालात के मद्देनजर दरबार मूव का दफ्तर श्रीनगर में 6 जुलाई को खुलेगा। कश्मीर पिवट ने ट्वीट किया है कि जिला अनंतनाग के अजय पंडिता, जो कि कांग्रेस पार्टी के मेंबर और सरपंच भी थे, दहशतगर्दों ने गोली मारकर उन्हें हलाक कर दिया। ये किलिंग जमहूरियत को जख्म पहुंचाने की एक साजिश है। DIPR JNK ने ट्वीट किया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बशीर अहमद ने तरक्याती कामकाज का जायजा लिया। यहाँ लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर पर नोवेल कोरोना वायरस का खतरा जोरों शोर से मंडरा रहा है। यहाँ कोरोना के मामले हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इनकी तादाद में कमी आने की कोई सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही है। पूरे मामले पर सियासत हावी है। लोग, खासतौर से हुक्मरान जमात, अपनी नाकामियों का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने की तैयारी में है। इस दरमियान पुलिस भी अवाम पर तशद्दुद बर्पा करने से नहीं चूक रही। बात बात पर लोगों को हरास किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों में खौफ और दहशत का माहौल जारी है। इन्हीं सब मामलात को लेकर गुज़िश्ता रोज
रावलाकोट और मुजफ्फराबाद में अवाम ने कोरोना के खतरे के बावजूद एक इजलास किया। पेश है हमारी रिपोर्ट। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में हो रहा ये एहतजाज है जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन की जानिब से। इस एहतजाज की बहुत सी वजूहात हैं। पहली वजह है कोरोना की वबा के दौरान हुकूमत की नाअहली। दरअसल जब से कोरोना के मामले ज्यादा तादाद में सामने आने लगे हैं तब से हुकूमत और इंतजामिया कहीं नजर ही नहीं आ रही। कभी कभी वजीर आजम राजा फारूक हैदर थोड़ी देर के लिए मीडिया से मुखातिब होते हैं, लेकिन कोरोना पर सवाल पूछने पर बगले झांकने लगते हैं। इस वजह से अवाम मुआशी बदहाली के गर्त में समा चुके हैं, लेकिन उनकी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए हुकूमत के पास किसी किस्म का कोई मंसूबा नहीं है। लॉकडाउन की वजह से जो सूरत हाल बनी हुई है, जिस तरीके से माशी बदहाली है, और हमें किसी भी तरह किसी भी फोरम पर जो हुकूमती एहलकार हैं उनका नामो निशान नहीं नजर आ रहा, उसके हवाले से जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन एक इलामती एहतजाज की तरफ जा रही है। दरअसल पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के हुक्मरानों के पास किसी भी आफत से निपटने के लिए कोई ब्लूप्रिंट कभी रहा ही नहीं। चाहे इस इलाके में सैलाब आया हो या फिर जलजला, हुकूमत हमेशा हाथ पर हाथ धरे बैठी ही दिखाई दी। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। कोरोना का खतरा बिल्कुल सर पर मंडरा रहा है, लेकिन हुकूमत बिल्कुल क्लूलेस नजर आ रही है। कभी वो इस्लामाबाद की बुराई करते नजर आते हैं तो कभी अपने पेशरो हुक्मरानों पर यहाँ की खराब तिब्बी सूरत हाल का ठीकरा फोड़ देते हैं, लेकिन अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने से हमेशा ही बचते आए हैं। ऐसे में इस गरीब खित्ते का बेड़ा पार कैसे होगा, ये बात किसी को नहीं मालूम। कि लॉकडाउन जिसका नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके तहत जो बैरून रियासत से मुराद पाकिस्तान या दीगर इलाकों के लोग, यहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स तो आती नहीं है, 4 से 5 हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं, वहां से लोगों की आमदरफ्त का सिलसिला बंद कर दिया गया। अगर वो सिलसिला बंद था, अगर वो सिलसिला वाकई उस नोटिफिकेशन के तहत बंद था, तो फिर इस 1.5 महीने के अंदर जो यहाँ पे कोरोना के केसेस में इजाफा हुआ वो सबको मालूम है। कोरोना से निपटने के लिए इस्लामाबाद की जानिब से सभी सूबों और खित्तों को कुछ फंड जारी किया गया था। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर को भी ज्यादा पैसे तो नहीं मिले, फिर भी इमदाद और कोरोना से जंग के नाम पर थोड़े बहुत पैसे जरूर दिए गए। ऐसे में ये पूरा पैसा कहां और किस मद में खर्च हुआ, उसका जवाब किसी के पास नहीं है। मकामी अवाम और हिज़्ब मुखालिफ जमातों का इल्जाम है कि इस सारे पैसे की एक बार फिर से बंदर बांट हो गई, यानी जो पैसा कोरोना फंड के नाम पर आया था उसे भी हुक्मरानों और आला अफसरान ने मिलकर आपस में बांट लिया। ये कैसी सितम ज़रीफी है कि एक तरफ तो लोग इलाज के बिना दम तोड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब हुक्मरान अभी भी 2 नंबर की कमाई करने से बाज नहीं आ रहे। ये जो 12,000 रुपए का रिलीफ फंड जो इन्होंने अनाउंस किया था, उसकी तरसील कहाँ तक पहुंची, उसके लिए कितना फंड गवर्नमेंट ने मुख्तस किया था, उसमें से किस तरीके से किन लोगों तक पहुंचाया गया, इस पे भी एक मिशन बनना चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए कि किस तरीके से अपने मनपसंद लोगों को, अपने पॉलिटिकल एफिलिएशन की बुनियाद पर लोगों को पैसे दिए गए। आखिर कैसे इस खित्ते को कोरोना की वबा से निजात मिल सकती है जब हुक्मरानों की नीयत ही साफ दिखाई नहीं दे रही। ऐसे वक्त और दौर में जब आवाम को हुकूमत की मदद की सबसे ज्यादा दरकार है, तब भी उन्हें इस कदर तन्हा छोड़ा जा रहा है। आखिर इससे भी बुरा वक्त कब आएगा जब पूरे खित्ते में हर एक आवाम को अपनी जान की सलामती की फिक्र सता रही है, लेकिन हुक्मरान या तो सही में बेफिक्र हैं या फिर बेफिक्र होने का दिखावा कर रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इस दौर में भी बदउनवानियों से बाज नहीं आ रहे हैं। आखिर ऐसे में अवाम भला अपने फिक्र और अपनी शिकायतें लेकर किसके पास जाएं जब उनकी अपनी कही जाने वाली हुकूमत ही उन पर जरा भी तवज्जो नहीं दे रही है। आप कोरोना को कंट्रोल नहीं कर सके और उसका कंट्रोल का ताल्लुक किसी कुदरती मामले से नहीं है, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। ये गवर्नेंस फेलियर इस वक्त
آزاد کشمیر میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں. بیسکلی یہاں پہ ایک پولیس اسٹیٹ بن چکی ہے عملی طور پر. سیاسی ادارے ختم ہو چکے ہیں, سیاسی جو حکومت ہے وہ مفرور ہو چکی ہے, اور تمام اختیارات آئی جی, ڈی آئی جی اور اس طرح کے جو انتظامی لوگ ہیں ان کے حوالے کر دیے گئے. جس طرح سے پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں کورونا سے نپٹا جا رہا ہے, یا پھر یوں کہیں کہ اس سے نپٹنے کا دکھاوا کیا جا رہا ہے, اس طرح سے تو اس علاقے سے کورونا کبھی دور نہیں بھاگے گا, یا تو پھر کوئی چمتکار ہی اس خطے کو کورونا کے قہر سے بچا سکتا ہے. ویسے بھی چمتکار کوئی بار بار تو ہوتے نہیں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ حکمران ابھی اسی امید میں بیٹھے ہیں کہ سب کچھ اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا جیسا آج تک ہوتا آیا ہے. یہ اپروچ نہایت ہی غلط ہے, لیکن یہاں کے حکمران جماعت چاہے ان کی وابستگی کسی بھی پارٹی سے ہو, ان کی سوچ یہی لگتی ہے. اسی لیے اس علاقے کے لوگ حکومت کی نااہلی کا خامیازہ اکثر ہی بھگتتے آئے ہیں, اور اس بار بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. جموں کشمیر میں دور دراز کے علاقوں پر حکومت اور انتظامیہ کی باریک نظر ہے. ایسا نہیں ہے کہ کورونا کے اس دور میں انہیں جانچ یا پھر علاج و معاوضے کے لیے بڑے شہروں کا رخ کرنا پڑ رہا ہے. یہ سبھی سہولتیں انہیں ڈور اسٹیپ پر ہی مہیا کرائی جا رہی ہیں. ایسے میں عوام کو کورونا کی وجہ سے من میں تھوڑا ڈر تو ضرور لگ رہا ہے, لیکن وہ لوگ یہ سوچ کر تھوڑے بے فکر ضرور ہیں کہ ان کا خیال رکھنے کے لیے مقامی انتظامیہ اور ڈاکٹرز دونوں ہی موجود ہیں. کچھ ایسا ہی خیال ضلع راجوری کے لوگوں کا ہے, جہاں عوام کے لیے ڈاکٹروں کی الگ الگ ٹیم تشکیل دی گئی ہیں. کورونا وائرس سے لڑنے کے لیے حکومت اور انتظامیہ اپنی جانب سے بھرپور کوشش کر رہی ہے. اس میں عوام بھی اپنی طرف سے بھرپور تعاون دے رہے ہیں. دراصل کورونا سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے, تبھی اس پر جیت حاصل کی جا سکتی ہے اور اسے پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ چاہے جموں اور سری نگر جیسے بڑے اضلاع ہوں یا پھر پونچھ اور راجوری جیسے دور دراز کے سرحدی علاقے, ہر جگہ بھرپور مستعدی دیکھی جا رہی ہے. ہر جگہ چھوٹے بڑے اسپتالوں میں کورونا کے مریضوں کا علاج چل رہا ہے. اس کے دوران ان کی بہتر طریقے سے جانچ بھی کی جا رہی ہے. اس کے لیے ڈاکٹرز اور دیگر پیرامیڈیکل اسٹاف بھرپور ایماندارانہ کوششیں کر رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ کا بڑا اچھا انیشیٹو ہے, جس میں ان نے ٹول فری نمبر رکھے ہیں 102 اور 108, جس میں فری ایمبولینس دی جا رہی ہے. فری ایمبولینس پیشنٹ کو پک اپ کر رہے ہیں, گاؤں سے دور دراز کے ایریا سے پک اپ کر رہے ہیں پیشنٹ کو اور ہاسپٹل تک لا رہے ہیں, جس میں 108 کی کریٹیکل کیئر ایمبولینسز ہیں, جس میں تو ٹیکنیشین بھی اویلیبل ہوتا ہے. تو جس راستے میں اگر جو کوئی پیشنٹ کو پرابلم ہے تو ایٹ دا ارلیسٹ گھر سے نکلتے ہی اس کی پرابلم کو ایڈریس ہو رہا ہے, اور جب وہ ہمارے پاس ہاسپٹل میں پہنچتا ہے تو ہم اپنی کیپیبلٹی کے حساب سے جو بیسٹ ہو سکتا ہے, بیسٹ آف دا بیسٹ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. راجوری میں 2 ٹیمز بنائی گئی ہیں, ایک ریپڈ رسپانس ٹیم اور دوسری کنٹرول روم کی ٹیم. ریپڈ ٹیم ان لوگوں کی اسکریننگ کرتی ہے جو باہر سے آ رہے ہوں, مثلا کسی ریڈ زون سے آ رہے ہوں یا ان کی کوئی کانٹیکٹ کی ہسٹری ہو. انہیں پریکاشن لیتے ہوئے ہی اسکرین کیا جاتا ہے. پھر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ انہیں ہوم کوارنٹین کیا جائے یا ایڈمنسٹریٹو کوارنٹین, یا پھر انہیں ڈائریکٹ سیمپلنگ کے لیے بھیجنا ہے. جن میں کوئی سمپٹمز نہیں ہوتے ہیں انہیں اسٹرکٹ طور پر ہوم کوارنٹین کیا جاتا ہے. اس کے بعد اس کو فالو اپ کرتے ہیں, جبکہ جن میں تھوڑے بہت سمپٹمز ہوتے ہیں یا پھر ان کی کوئی کانٹیکٹ ہسٹری ہوتی ہے انہیں ایڈمنسٹریٹو کوارنٹین میں بھیجا جاتا ہے. یہاں پہ 2 ٹیمز کنسٹیٹیوٹ کی گئی ہیں مین, ایک تو ریپڈ ریسپانس ٹیم, ایک تو کنٹرول روم کی ٹیم. ریپڈ ریسپانس کی ٹیم کا کام ہے کہ جو بھی بندہ جس کی ٹریول ہسٹری ہے, باہر سے آ رہا ہے, کسی ریڈ زون سے آ رہا ہے, کسی ایسے علاقے سے آ رہا ہے جہاں پہ کووڈ کے کوئی کیس ہے یا کانٹیکٹ کی ہسٹری ہے, اس کو ہم یہاں پہ سب سے پہلے اس کو ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں, اسکرین کرتے ہیں. پیشنٹ کو تمام پریکاشنز لیتے ہوئے اسکرین کرتے ہیں کہ یہ پیشنٹ کیا ہمیں اس کو ہوم کوارنٹائن کرنا ہے, کیا اس کو ہمیں انسٹیٹیوشنل کوارنٹائن کرنا ہے, یا ہمیں اس کو ڈائریکٹ سیمپلنگ کے لیے بھیجنا ہے. یہ 3 سٹیجز ہوتے ہیں ہمارے.
सिर्फ राजौरी में ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में हर जगह छोटे बड़े कैंप्स लगाए जा रहे हैं जहां अवाम को भरपूर तरीके से बेदार किया जा रहा है। इन्हें कोरोना की वबा से मुतालिक सारी जानकारियां दी जा रही हैं, कैसे इन्हें अच्छी तरह से हैंड वॉश करने हैं, साबुन और सैनिटाइजर का सही तरीके से इस्तेमाल करने के बारे में भी लोगों को बताया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि दूर दराज के इलाके के लोगों को ऐसा हो सकता है कि उन्हें इतनी जानकारी ना हो जितनी बड़े शहरों के लोगों को है। जोनल लेवल और गांव के लेवल पर भी बेदारी कैंप लगाए जा चुके हैं। जाहिर सी बात है कि इसका काफी बड़ा फायदा देखने को मिल रहा है और दूर दराज के इलाकों में पॉजिटिव केसेस की तादाद काफी कम है। हमने यहाँ पे डिफरेंट पूरी पब्लिक को अवेयर किया, इनको अच्छे तरीके से हमने सेंसिटाइज किया। डिफरेंट वर्कशॉप हमने यहाँ ऑर्गेनाइज की, अपने ऑफिस में भी, अपने जोनल लेवल पे भी, और हमने एडीसी के ऑफिस में भी हमने वहाँ भी रखा। डाकबंगलों में जनरल पब्लिक का, पीआरआईज का और आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर्स का भी हमें वर्कशॉप रखा और उनको इसके अवेयर किया। कोरोना वायरस जो है ये क्या है, इससे कैसे हमें बचना, क्या प्रिकॉशन रखने, क्या प्रिवेंशन क्या क्या है इसकी। इस डिजीज़ का कोई ट्रीटमेंट तो नहीं है, हम सब ने प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं और इसको बताना है। हमने कि सबको बताया कि कैसे कैसे इसे बचना है। अगर हम सब मिलकर कोरोना से लड़ाई लड़ेंगे और हुकूमत के जरिए दी गई हिदायत पर सही तरीके से अमल दरामद करेंगे, एक दूसरे से बात करते हुए और कुछ काम करते हुए फासला बनाकर रखेंगे, सही तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखेंगे तो कोरोना जरूर हारेगा। अभी तक लोग जिस तरह से पूरी एहतियात बरतते हुए कोरोना के मामलों को कम करने में कामयाब रहे हैं, ऐसी ही मुस्तैदी आगे भी दिखानी है, क्योंकि एक चूक या छोटी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। जरूरत इस बात की है कि हमें कोरोना को किसी भी तरह का मौका नहीं देना है। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।